गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंट्रोडक्शन हो चुका है। चार्जेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, उसकी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी कर लिए थे। तो चार प्रॉपर्टी थी। एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज को हम ऐड कर सकते, जैसे मास को ऐड कर सकते, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, जितने भी चार्ज होंगे उनको हम ऐड कर सकते थे। दूसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन। दूसरी प्रॉपर्टी थी क्या? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हमने क्या लिखा था? Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। तो कोई भी चार्ज अगर होगा वो एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो डिस्क्रीट मैनर में रहेगा। ठीक है, ये था क्वांटाइजेशन। देन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, it can be transferred from one body to another body and total number of charges in a system always remain constant। ये हमने स्टडी किया था। एंड देन जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी था वो फोर्स। वो कौन सा था? फोर्सेस। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक निगेटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और निगेटिव चार्ज बॉडी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना मीन्स खींचना, रिपेल करना मीन्स पुश करना, तो उसके लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। उसके लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो फोर्स कितना होगा वो फाइंड आउट किया कूलोम्स ने। तो अब आते हैं, वो फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलोम्स लॉ। स्केलर फॉर्म ऑफ कूलोम्स लॉ। डायरेक्शन का लेना देना नहीं, हम स्केलर क्वांटिटी में ये स्टडी करेंगे। तो स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये किसका प्रोडक्ट है? दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो हम दो चार्ज लेते हैं, दोनों भी लाइक चार्जेस है, दोनों भी लाइक चार्जेस है। ये पॉजिटिव, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों में डिस्टेंस कितना है? R। दोनों में डिस्टेंस कितना है? R। अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, मींस ये दोनों चार्ज है, एक का वैल्यू है Q1, एक का वैल्यू है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब यहां फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहां फोर्स अप्लाई होगा F, यहां भी फोर्स अप्लाई होगा F। ये रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। या फिर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज लेते हैं, दोनों में डिस्टेंस कितना है? R। दोनों में डिस्टेंस कितना है? R। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहां फोर्स अप्लाई होगा हमारा F, यहां भी फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स F। सो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमें पता है। अब ये फोर्स कितना होगा? तो क्या कहा है कूलोम्स ने? दिस फोर्स इज, ये फोर्स क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा देन? दोनों को कंबाइन करने से F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा, यहां क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा। अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। कांस्टेंट क्या आएगा? K। सो यहां अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो यही फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर K इज अ
ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। अगर चार्जेस वैक्यूम में है, अगर चार्जेस वैक्यूम में है तो हम यूज करेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और अगर चार्जेस मीडियम में है, अगर चार्जेस मीडियम में है तो k का वैल्यू होगा 1/4πε। ये मीडियम के लिए, ये किसके लिए है, ये कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम के लिए, और ये कांस्टेंट का वैल्यू वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर अगर दो चार्जेस हमने वैक्यूम में रखे, दो चार्जेस हमने वैक्यूम में रखे हैं, तो यही फॉर्मूला होगा हमारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दो चार्ज क्या है, टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम मीडियम। तो वैक्यूम मीडियम पे रखने के बाद ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो न्यूटन ने क्या कहा था, जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू होगा 1/4πε0 फॉर वैक्यूम और 1/4πε फॉर मीडियम, एनी मीडियम लाइक वाटर, माइका, रबर, इस तरह से अगर मीडियम होंगे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया, सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी को क्या कहते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed in vacuum medium, placed in, पहले हम एनी मीडियम लेते हैं, प्लेस इन एनी मीडियम लाइक वाटर, माइका, लाइक एनी मीडियम, देन place between any medium, place in any medium at distance r, at distance r, then force F is equal to, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where epsilon is permittivity of medium, permittivity of medium मीन अगर दो चार्ज रखने पे मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज अ परमिटिविटी। सो इप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडिया। नाउ सेम टू चार्जेस placed in vacuum at distance r, कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, r इतने डिस्टेंस पे रख रहे हैं। तो फोर्स इन अ वैक्यूम, इसको हम ऐसे लिख देते वैक्यूम। ठीक है, फोर्स इन अ वैक्यूम, और ये है फोर्स इन अ मीडियम, तो समझ में आ जाएगा। फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक किसके लिए है, एक है मीडियम के लिए और दूसरा है वैक्यूम के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1।
नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो पहला इक्वेशन देखो, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू, एफ वैक्यूम का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, जीरो नहीं आएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां ये टर्म कट हो जाएंगे, 4 पाई कट, तो बचा 1/0 डिवाइडेड बाय 1/, और ये होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, ये होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आया देखो, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, और इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये समझ में आया। एंड देयरफॉर हम इक्वेशन बना सकते हैं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, इंटू इप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के, एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो ये हम दो रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ लिख सकते हैं, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज अ रिलेटिव परमिटिविटी और अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। तो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फर्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहा हमने, रिलेटिव परमिटिविटी is equal to ratio of absolute permittivity of medium to the permittivity of free space, to the permittivity of free space। ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, इट इज रेशियो ऑफ। सेकेंड, relative permittivity is ratio of force between 2 point charges placed in a certain distance apart in a free space or a vacuum to the force between same 2 point charges when placed in a same distance in a given medium। तो ये क्या होता है, relative permittivity is ratio of force in a vacuum to the force in a medium, to the force in a medium। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसी को K कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, K, या इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, अब इसका यूज कहां होगा, इसका यूज कहां होगा, अगर हमने कहा कि वाटर, फॉर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इसका वैल्यू कितना है 80 है, इसका वैल्यू कितना है 80 है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या कहता है, न्यू आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम टू द एफ मीडियम। तो अब मीडियम कौन सा है, वाटर है, अब मीडियम कौन सा है, वाटर है, तो एफ वाटर। तो अब वाटर में फोर्स कितना होगा, वाटर में फोर्स कितना होगा, देयरफॉर एफ वाटर इज इक्वल टू, एफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80, डिवाइडेड बाय 80। तो वैक्यूम का जो जितना फोर्स है उसको 80 से डिवाइड करोगे तो जो भी फोर्स निकलेगा वो किस में होगा, कौन से मीडियम में, वाटर मीडियम में होगा, वो फोर्स क्या होगा, वाटर मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी इस तरीके से यूज किया जाता है। तो हमें अगर
एफ वैक्यूम पता है तो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक का यूज करके उस मीडियम का फोर्स निकाल सकते हैं। तो वाटर में 1/18 टाइम फोर्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। 1/80 टाइम फोर्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये समझ में आ गया रिलेटिव परमिटिविटी कहाँ यूज होती है वो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलोम्स लॉ। अब एक कूलोम का डेफिनेशन हम स्टडी करने वाले हैं यूजिंग कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ अभी अभी हमने पढ़ा, कूलोम्स लॉ दैट इज कूलोम्स लॉ। अगर दो चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, इफ टू पॉइंट चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस, देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square, ये होता है फोर्स। अब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन सपोज Q1 is equal to Q2 is equal to Q1 plus Q2 is equal to 1 कूलोम। दो चार्ज का वैल्यू हमने कितना सिलेक्ट किया, 1 कूलोम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 मीटर। दो चार्ज को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया, दो चार्ज को हमने 1 मीटर इतने डिस्टेंस को पे रख दिया। तो यहाँ एक चार्ज है और यहाँ एक चार्ज है, इनको कितने डिस्टेंस पे रखा है हमने, R इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2। अब सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू, इसमें एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹ याद रखो सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसका वैल्यू 1 कूलोम, तो ये आएगा 1 कूलोम इंटू R 1 मीटर, कितना आएगा 1 मीटर, 1 कूलोम इंटू 1 मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ 1 कूलोम 1 कूलोम, तो फोर्स का 1 चला गया, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा हमारा, न्यूटन आएगा। फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। कितना आंसर आया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। F में सारे वैल्यू पुट कर दिए ये। तो अब इन दोनों चार्ज पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। यहां भी कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब 1 कूलोम चार्ज कैसे कहेंगे, अगर दो चार्ज 1 मीटर अपार्ट रखते हैं और उसके ऊपर फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इतना अप्लाई होता है, देन दैट चार्ज इज नोन एज अ 1 कूलोम चार्ज। तो उन चार्ज को हम क्या कहेंगे, 1 कूलोम चार्ज। अगर दो चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं और उसके ऊपर 9 इंटू 10⁻⁹ इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन Q1 and Q2 is equal to 1 कूलोम, देन Q1 and Q2 is equal to 1 कूलोम। तो क्या कहता है डेफिनेशन हमारा, 1 कूलोम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 coulomb is amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in a vacuum experience a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। इसे कहा जाता है 1 कूलोम। तो 1 कूलोम चार्ज इस क्या होता है, अगर दो चार्ज को सेम मैग्नीट्यूड वाले दो चार्ज को अगर हम वैक्यूम में रखते हैं 1 मीटर अपार्ट और उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, देन उसे हम क्या कहेंगे, 1 कूलोम चार्ज। ये समझ में आ गया 1 कूलोम चार्ज क्या होता है। अब 1 कूलोम बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, 1 कूलोम बहुत बड़ा चार्ज है, 1 कूलोम ये ग्रेटर है तो हम स्मॉल यूनिट भी यूज कर सकते हैं, लाइक
1 माइक्रो कूलोम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलोम, या फिर हम यूज कर सकते हो 1 नैनो कूलोम, नैनो मीन्स 10⁻⁹ कूलोम, या हम यूज कर सकते हैं 1 पिको कूलोम, पिको इज इक्वल टू 10⁻12 कूलोम। तो बड़े छोटे यूनिट ये है, छोटे यूनिट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, माइक्रो कूलोम, नैनो कूलोम और पिको कूलोम भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अब कूलोम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना, मीन्स हमें डायरेक्शन भी अब इसके साथ लेना पड़ेगा, इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कूलोम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। नाउ कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस लिए, डायग्राम में दिखाया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R12, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R12। Now consider two charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 placed in vacuum medium or free space R12, distance between two charges अब क्या करेगा, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये होगा वेक्टर फॉर्म में, ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में। सो फोर्स ऑन, नाउ अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, हमें क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। सो नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 is given by F21, F21 वेक्टर फॉर्म है, F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देयरफॉर F21 वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वेक्टर साइन 1/4πε0, क्योंकि वैक्यूम में है, Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, R21 डिस्टेंस भी कहां से मेजर करेंगे, 2 to 1, कहां से मेजर करेंगे, 2 to 1, R21, और यहां आएगा हमारा इसका स्क्वायर, एंड यहां आएगा R21 यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन भी इसके साथ होगा, फोर्स के साथ डायरेक्शन भी होगा, इक्वेशन 1। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21, 21 के डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया, वेक्टर, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, नाउ फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 by charge Q2 is given by force on charge 1 by second charge F12, F12। तो इसको कैसे लिखेंगे, F12 is equal to 1/4πε0 कांस्टेंट Q1 Q2। अब डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम 1 to 2, एक चार्ज से, फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की तरफ, और यहां यूनिट वेक्टर आएगा R12। तो अब देखो R21 और R12 ये एक दूसरे के अपोज में रहेंगे, R21 का डायरेक्शन इस तरफ, R12 का डायरेक्शन इस तरफ, तो ये R21 यहाँ और R12 यहाँ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों यूनिट वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बोथ यूनिट वेक्टर in opposite direction, so now
नो R21 is equal to minus R12 and therefore F21 is equal to minus F1। तो फोर्स तो अप्लाई होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। अगर आप वेक्टर फॉर्म सिलेक्ट करोगे तो दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे। ये समझ में आ गया, फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपकी 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले लिखना है, हमें वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को लिखना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो चार्ज है तो दोनों पे अलग अलग फोर्स अप्लाई होंगे। पहला चार्ज दूसरे पे अप्लाई करेगा और दूसरा चार्ज पहले पे अप्लाई करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when number of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by vector sum of force exerted by the individual charge। अब वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम मींस एक डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करना होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा है, वेक्टर सम लेना है। अब देखो यहां हमने बहुत सारे चार्जेस लिए हैं, चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमें पर्टिकुलर फाइंड करना है, पर्टिकुलर हमें फाइंड करना है कि Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे बाकी सारे चार्ज। तो उन्होंने देखो क्या कहा है, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब टू Qn चार्जेस क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, रिजल्टिंग फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज हमने क्या सिलेक्ट किया है, Q1। Q1 पे कितना फोर्स होगा, इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। तो ये जो इंडिविजुअल चार्ज Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q3 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q4 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इन सब का वेक्टर एडिशन होगा। इन सब का क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, सो नाउ कंसिडर charges Q1, Q2, Q3 up to Qn at point A1, A2, A3 up to An, at a distance R1, R2, R3, Rn फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे रखेंगे तो ये कितने डिस्टेंस पे होंगे, R1, R2, R3, R4। सो नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q3, Q4 इज गिवन बाय, नाउ अब देखो ये सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाय, फोर्स ऑन चार्ज Q1 गिवन बाय, कैसे होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, F पे सेकेंड चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा F12 प्लस F13 प्लस F14, ऐसे सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे अप टू F1n। देखो Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है F21, Q3 अप्लाई कर रहा है F13, Q4 अप्लाई कर रहा है F14, Q5 अप्लाई कर रहा है F15। तो Q1 पे कितना फोर्स होगा, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहां हमने वेक्टर ऐड कर दिया सभी फोर्स का। देखो F फोर्स ऑन
फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1n। तो अगर हम सबका वैल्यू पुट करते हैं तो F12 का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, R12 कैप। सिमिलरली प्लस 1/4πε0, अब फोर्स किसके बीच में, 1 and 3, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, वेक्टर सम प्लस डैश 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 अप टू कहाँ तक जाना है, 1/4πε0 Q1 Qn n तक R1n स्क्वायर इंटू R1n का यूनिट वेक्टर। R1n के लिए हमने क्या अप्लाई किया, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम कंटिन्यू में चलते रहेंगे अप टू n, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, तो ये होगा कंटिन्यू एक चार्ज पे अप्लाई होने वाला फोर्स, एक चार्ज पे अप्लाई होने वाला फोर्स। तो अगर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, फॉर टेस्ट चार्ज Q0 कितना है, Q0। तो Q0 के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, अब 1 की जगह क्या आएगा, Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यही फॉर्मूला कैसे होगा, F1/4πε0 Q0 Q1 R1 Q0 Q2 R2। तो इसी फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसी को हम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। तो चार्ज कौन सा है, Q0 और Qn। तो इसी को हम लिख सकते हैं F टेस्ट इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन समेशन ऑफ, किसका समेशन कर रहे हैं, Q0 Qn, Q0 या Qi लिखते हैं, Qi R0i यूनिट वेक्टर 0i कैप। सो i का वैल्यू 1 to n, i का वैल्यू कहां तक जाएगा, 1 to n। तो ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला, ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला। समझ में आ गया, इस तरह से हम वेक्टर सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन समझ में आ गया। तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी किए, कौन से टॉपिक स्टडी किए थे हमने, पहला टॉपिक था हमारा आज फोर्स हमने फाइंड आउट किया, कूलोम्स लॉ का अप्लाई किया। कूलोम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार फॉर्मूला को याद रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चार्ज चेंज हो सकते हैं, Q1 Q3 Q1 Q4, वो याद रखना है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देन हमने परमिटिविटी स्टडी की, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्टडी किया, 1 कूलम का डेफिनेशन फाइंड आउट किया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फाइंड आउट किया, एंड देन नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स अप्लाई किया कि एक चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो भी कंसेप्ट हमने स्टडी किया। तो यहां हम आज स्टॉप करते हैं हमारा लेक्चर।